नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। नए मछली तालाबों को बनाते समय ध्यान देने योग्य जरूरी पहलू। बंजर भूमि में पैसे कमाना है तो करें लेमन ग्रास की खेती। वर्तमान समय में बढ़ती आबादी और घटती कृषि योग्य भूमि पर कम समय में अधिक पैदावार प्राप्त करना किसानों के लिए एक चुनौती है, जिसका समाधान कृषि के साथ कुछ ऐसे व्यवसायों को अपनाया जाए जो कम समय में अधिक उत्पादन दे और जिनका बाजार में मूल्य व मांग अधिक हो। ऐसा ही एक व्यवसाय है मछली पालन, जिसके तहत आज बात कर रहे हैं तालाबों के निर्माण की। तो नए तालाब बनाते समय किन किन बातों पर ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. सिंह। किसान भाइयों, मछली पालन एक काफ़ी ही लाभदायक व्यवसाय है। ये आप सभी जानते ही हैं। ये जो समय है, गर्मी का जो समय है, ये मछली पालकों के लिए काफ़ी उपयोगी समय है, काफ़ी महत्वपूर्ण समय है। वैसे किसान जो मछली पालन करना चाहते हैं और इनके पास तालाब नहीं है, वो अपने नए तालाब का निर्माण इस माह से ही प्रारंभ करें, क्योंकि अभी उनको जगह जो मिलेगा वो सूखा हुआ मिलेगा। और ऐसे जगह का चुनाव करना चाहिए जो थोड़े गड्ढे में हो। इससे क्या होगा कि तालाब खोदने में जो बनवाने का खर्च आएगा उनको कम आएगा। तालाब निर्माण के लिए स्थान का चयन करना एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि योजना की सफलता तालाब निर्माण के लिए स्थान के चयन पर ही निर्भर करती है। तालाब के लिए स्थान का चयन करते समय जल स्रोत, मिट्टी की गुणवत्ता, सुलभ संपर्क मार्ग, बाढ़ से खतरा, निर्माण की आर्थिकी आदि जैसे बिंदुओं पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है। अब तालाब कितनी बड़ी होनी चाहिए? अगर आप नए तालाब बनाने जा रहे हैं तो ये जानकारी होना जरूरी है। नए तालाब कम से कम आधा एकड़ का हो, मतलब पानी जो हो उसमें आधा एकड़ का हो। यानी 50 डिसमिल में पानी हो तो लगभग 70-75 डिसमिल का आपके पास जमीन होगा, तब उसमें आप 50 डिसमिल पानी रख सकते हैं। और ये आधे एकड़ का अगर तालाब होगा तब वो व्यावसायिक दृष्टिकोण से काफ़ी फायदेमंद है। और तालाब चौकोर होना चाहिए, न गोल होना चाहिए, न स्क्वायर होना चाहिए, चौकोर होना चाहिए। मतलब लंबाई उसका ज़्यादा होना चाहिए और चौड़ाई कम होना चाहिए, ताकि क्या होगा, जो मछली पकड़ने में सुविधा होगी। आपको कम आदमी की ज़रूरत पड़ेगी और छोटे जाल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप चौकोर बनाते हैं तो वो उसमें आदमी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है और उस खर्चीला हो जाता है, बनाने में भी खर्च ज़्यादा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तालाब 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है नर्सरी तालाब। नर्सरी तालाब छोटे तथा मौसमी होते हैं। इन नर्सरी तालाबों में 0 आकार से पौने आकार की मछलियों के बीजों का पालन किया जाता है। सामान्यतः इन तालाबों का आकार 0.1 से लेकर 0.4 हेक्टेयर और उनकी गहराई 1.0 से 1.5 मीटर तक की होती है, ताकि तालाब में मछलियों के बीजों का पालन बड़ी सहजता से किया जा सके। दूसरा है पालन या रेयरिंग तालाब। इन तालाबों में छोटी मछलियों फ्राई का परिपालन और संवर्धन किया जाता है। ऐसे तालाबों में अंगुलिकाएं, फिंगरलिंग तैयार की जाती है। इन रेयरिंग तालाबों का आकार 0.4 से 0.1 हेक्टेयर तथा गहराई 1.5 से 2.0 मीटर होती है। इन्हीं में तीसरा है संचयन या स्टॉकिंग तालाब।
मछली पालन वाले तालाब आकार में बड़े होते हैं। ऐसे तालाबों का आकार और क्षेत्रफल 0.5 से 2.0 हेक्टेयर और गहराई 2.0 से 2.5 मीटर तक होता है तथा इन तालाबों में मछलियों का पालन उस समय तक किया जाता है जब तक कि वो पुष्ट या खाने योग्य न हो जाए। अब तालाब की गहराई कितनी होनी चाहिए? अपने राज्य में झारखंड में लगभग 7 फीट पानी वाष्प से उड़ जाता है, धूप से उड़ जाता है। तो तालाब की गहराई इतनी होनी चाहिए कि बरसात के दिनों में 10-11 फीट पानी उसमें जमा हो। तो 7 फीट पानी अगर उड़ भी जाएगा तब आपके पास लगभग 3 फीट पानी बचा रहेगा। गर्मी के दिनों में भी मछली इसमें रह सकेगी। तो ये बात का ध्यान रखना जरूरी है। अब इसमें अब तो जब बरसात शुरू होती है तो एकाएक पानी तालाब में बहुत ज़्यादा आने लगता है, तो उसका निकलने का भी रास्ता होना चाहिए, नहीं तो आपके बांध को तोड़ते हुए निकल जाएगी। तो तालाब में पानी आने और निकलने का समुचित व्यवस्था होना चाहिए, वो पानी निकल सके। अब जब आप नए तालाब बना रहे हैं तो एक चीज़ का और ध्यान रखें, जो तालाब का तल जो हो एक तरफ उसको ढालू बना दें। जो तालाब के निचले तल के पानी को थोड़ा कम करना जरूरी है, तो उस समय आप वहाँ का पाइप खोल के पानी निकाल सकते हैं, परेशानी नहीं होगी। जब आपकी तालाब बन के तैयार हो जाए तो जैसे ही बरसात शुरू हो उसके बांध पर घास लगा दें। थोड़ा सा घास लगाएंगे, कुछ दिन के बाद देखेंगे वो अपने से पूरे बांध में फैल जाएगा। इससे आपका बांध का मिट्टी भी नहीं कटेगी और तालाब मजबूत रहेगा। मत्स्य बीज संचयन के 15 दिन पूर्व प्रारंभिक मात्रा 5000 किलोग्राम ताजा गोबर प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए और दूसरे माह से प्रतिमाह 555 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डाला जाता है। इसके साथ ही यूरिया 18 किलोग्राम या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 36 किलोग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रतिमाह डाला जा सकता है। इससे वनस्पति पलवकों एवं जंतु पलवकों की उत्पत्ति होती है, जो मछलियों के लिए प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है, जिन्हें खाकर मछलियाँ तेजी से बढ़ती है। वैसे किसान भाई जिनके पास अपना पुराना तालाब है, ये उनके लिए बड़ा ही अनुकूल समय है कि आप अपने तालाब की तैयारी कर लें। आपका तालाब अब लगभग सूख गया होगा। अगर तालाब सूख जाता है तो बांध की मरम्मत करा लें। अगर कोई पेड़ वगैरह इसमें निकल गया हो तो उसका सफाई करवा लें। अच्छा हो जो एक बार अगर बहुत ज़्यादा कीचड़ हो तो आप तो कुछ मिट्टी निकलवा सकते हैं। ये बहुत अच्छा उर्वरक होता है। आप इसको अपने सब्जी की खेतों में या दूसरी फसल के खेतों में भी उपयोग कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो तालाब को कोड़वा दें। अब जब इसमें बरसात शुरू होने वाला हो तो एक बड़ा अच्छा तकनीक है, जो इसमें एक पुआल का एक तल बिछा दीजिए पूरे तालाब में। आप अपने थोड़े गर्मी के दिनों में जैसे ही बरसात शुरू हो इसके बाद उसमें आप गोबर डाल दीजिए, तो ये बड़ा अच्छा खाद और जो मछली का प्राकृतिक भोजन होता है जिसको जू प्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स के नाम से आप जानते हैं, तो उनको चिपकने के लिए जगह मिल जाएगा पुआल में। तो वो चिपकेंगे और उनकी वृद्धि अच्छी होगी और वो मछली का खाना प्रचुर मात्रा में आपके तालाब में उपलब्ध होगा, जिससे मछली का उत्पादन अच्छा होगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसानों की आमदनी बढ़ाने की कवायद में जुटी सरकार पूरे देश में एरोमा मिशन के तहत औषधीय फसलों की खेती को बढ़ावा भी दे रही है। लेमन ग्रास भी ऐसी एक फसल है जो कि एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी का सबसे बेहतर सोर्स है। लेमन ग्रास ऑयल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल परफ्यूम और कॉस्मेटिक उद्योग में होता है। जैसे जैसे ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, लेमन ग्रास की भी मांग बढ़ी है, इसलिए किसानों के लिए फायदे का खेती बनती जा रही है।
लेमन ग्रास की खूबी ये है कि इसे सूखा और बंजर प्रभावित इलाकों में भी लगाया जा सकता है। इसलिए इसकी खेती के बारे में जानते हैं वन उत्पादकता संस्थान लाल गुटवा रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश्वर मिश्रा से। सर्वप्रथम मैं लेमन ग्रास के बारे में बताना चाहूँगा। ये घास कुल का प्रजाति होता है, ग्रेमिनी जिसको बोलते हैं फैमिली हम लोग। इसका एक सदस्य होता है और इसका बिहेवियर बिल्कुल घास की तरह होता है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये कि ये घास की तरह ही व्यवहार करता है। ये चाहे आप इसको बहुत ही आर्द्र कंडीशन में या बहुत ही सूखे कंडीशन में ग्रो करना चाहें तो दोनों ही तरह की स्थिति के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। लेमन ग्रास, जिसे नींबू घास भी कहते हैं, इसकी खेती सिंचाई की सुविधा हो वहाँ तो हो सकती है, जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं हो वहाँ भी की जा सकती है। जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं होती वहाँ इसे बरसात में लगाएं और जहाँ सिंचाई हमेशा मिल सकती है वहाँ अधिक ठंड और अधिक गर्मी को छोड़कर कभी भी लगा सकते हैं। इसकी खेती उन क्षेत्रों के लिए अधिक फायदे वाली है जहां जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इसे कई जंगली या छोटे जानवर नहीं खाते हैं। साथ ही रोग कीटों की समस्या भी नहीं आती है। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो सॉइल कंडीशन जो होता है, दोमट मिट्टी और जो थोड़ा सा रेतीला मिट्टी होता है, ये इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। अब मैं चर्चा करना चाहूँगा कि कैसे बीज हम प्राप्त कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय जो बागवानी मिशन है, इसके अनेक एजेंसी झारखंड में कार्यरत हैं। इवन के रांची सेंटर में इसकी बहुत ज़्यादा एजेंसीज कार्यरत हैं। इनके माध्यम से आज इसके जो उन्नत प्रजाति है, जो कि सीमेप लखनऊ ने डेवलप किया हुआ है, रोजा करके एक वैरायटी है, हरित करके, ऐसे और अनेक 2-3 प्रजाति विकसित की है, जिसके अंदर ऑयल का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से कृषक बंधु जो हैं चाहे तो ऐसी एजेंसी से संपर्क करके इसके बीज को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब लेमन ग्रास के उपयोग के बारे में जान लें। इसके तेल से नींबू की तरह विशेष खुशबू आती है, जिसका प्रयोग दवाओं में, अच्छे स्टैंडर्ड का परफ्यूम बनाने में, सौंदर्य प्रसाधनों में और साबुन का निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा इसके डंठल का भी निर्यात होता है। इसकी बाजार व्यवस्था की जानकारी के लिए आप नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करके ही इसकी खेती करें, जिससे आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो और आपका उत्पाद आसानी से बिक जाए। तो उसकी खेती करने के लिए हमको करीब 1 हेक्टेयर में 4 या 5 किलो सीड की आवश्यकता होती है, बीज की आवश्यकता होती है। और बीज को हम पहले नर्सरी में ऐसी नर्सरी बेड लगा करके इसका छोटा पौधा तैयार कर सकते हैं और इस तरह से उगाए गए पौधे को हम खेतों में ले जा करके कम से कम 2 या 2.5 मीटर के स्पेसिंग पे हम इसको पूरे सघन रूप से इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से कम 1 हेक्टेयर क्षेत्र में आपको 35 से 40 हजार पौधे जो है आराम से लगाए जा सकते हैं। इसकी खेती सिंचित, असिंचित क्षेत्रों के अलावा सूखा, ऊसर और ढलान वाले खेतों में कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए पुराने फसल से स्लिप लिया जाता है और इसकी रोपाई की जाती है। 1 हेक्टेयर में लगभग 60,000 स्लिप्स लगते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए इसकी रोपाई करते हैं। रोपाई से पहले खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें। अन्य रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करें। अगर कंपोस्ट खाद उपलब्ध न हो तो उस दिशा में रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ेगा। खड़ी फसल में खाद उर्वरकों के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं होती। रोपाई के बाद अगर बरसात का दिन नहीं है तो शुरुआत में सिंचाई करनी होगी। इस तरह से आपकी फसल 5 से 6 माह के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। इससे कटाई किस तरह से करें? तो प्रथम बार जब आप रोपण करते हैं उसके बाद कम से कम 3 या 4 में जो प्रथम कटाई होती है वो 3 से 4 महीने के बाद होती है। 3 से 4 महीने तो आप कटाई कर सकते हैं। उसके कटाई के लिए है कि कम से कम ऊपर 2 या 3 सेंटीमीटर हमको ऊपर छोड़ना पड़ता है, ठीक है, ताकि आने वाले समय में फिर वो एरिया जो है अच्छा पूरा भर जाए आपका खेत पूरी तरह से। तो इस तरह से 3 या 4 कटाई 1 साल के अंदर में हम कर सकते हैं और प्रति कटाई से कम 8 या 10 टन जो है प्रति हेक्टेयर उपज मीन्स लेमन ग्रास जो घास होता है वो हम तैयार कर सकते हैं। और इसको काट करके हम इसको एक सूखे एरिया में हम इसको सुखाते हैं, एक ड्राई एरिया में जो कि इनके शेडेड होता है,
छायादार जगह पे इसको सुखाया जाता है और यहाँ से फिर इसको जो आसवन करने वाला जो यूनिट है, डिस्टिलेशन यूनिट, वहाँ पर इसको सप्लाई किया जाता है। इसकी खेती में जहां तक लागत की बात है तो पहले साल 40 से 50 हजार रुपए प्रति क्विंटल लागत आती है। इसके बाद लागत कम आती है। आइए अब लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। लाभ के बारे में बात करें तो कम से कम 250 किलोग्राम तेल का उत्पादन एक साल में होता है और प्रति लीटर तेल का भाव 1000 रुपए भी मानकर चलें तो कुल आय 2,50,000 रुपए होती है, जिसमें से लागत निकाल दी जाए तो 2 लाख रुपए तक शुद्ध लाभ लिया जा सकता है। इसकी खेती में एक बात का और ध्यान रखना होगा कि आपके क्षेत्र में तेल निकालने की मशीन उपलब्ध हो या आप चाहें तो किसानों का समूह बनाकर तेल निकालने वाली इकाई भी लगा सकते हैं। इसमें वही आसवन इकाई प्रयोग में लाई जाती है जो मेंथा के लिए प्रयोग होती है। इस तरह से हम देखेंगे कि प्रति हेक्टेयर आप 3 या 4 बार कटाई करेंगे, प्रति हेक्टेयर 3.5 से 4 लाख जो इसका रेट चला हुआ है 1500 रुपये पर लीटर इसके ऑयल का रेट होता है। तो इस तरह से कम हम 1 हेक्टेयर में 3.5 से 4 लाख रुपए का उपज हम निकाल सकते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। इसके माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की किस तरह से लेमन ग्रास की प्रजाति का आप खेती कर सकते हैं, किस तरह से इसको आय अर्जित करके आप अपने आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के मौसम विभाग के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के अनुसार पूर्वानुमानित की अवधि में समस्तीपुर और इसके आसपास के इलाकों में अगले आने वाले दिनों में आसमान में हल्के से मध्यम गरज वाले बादल छाए रह सकते हैं। अगले 1-2 दिनों तक वर्षा की संभावना बहुत ही कम है। उसके बाद मौसमीय परिस्थितियां अनुकूल होने के कारण 1 से 3 मई के बीच वर्षा की संभावना बन रही है। 3 मई को वर्षा की संभावना थोड़ी अधिक रह सकती है। 1 से 3 मई के बीच मेघ गर्जन एवं तेज हवा के साथ अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। कहीं कहीं पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। अगले 2 दिनों के बाद अधिकतम तापमान में भारी गिरावट आ सकती है। इस समय तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बारिश की संभावना को देखते हुए कृषि कार्यों में सतर्कता बरतें और कोई भी छिड़काव मौसम साफ रहने पर या वर्षा नहीं होने की स्थिति में करें। फलमक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी, कद्दू और खीरा फसल को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट है। यह घरेलू मक्खी की तरह दिखाई देने वाली भूरे रंग की होती है। इसकी मादा कीट मुलायम फलों की त्वचा के अंदर अंडे देती है। अंडे से पिल्लू निकलकर अंदर ही अंदर फलों के भीतरी भाग को खाता है, जिसके कारण पूरा फल सड़कर नष्ट हो जाता है। इस कीट का प्रकोप होते ही 1 किलोग्राम छोआ गुड़ के साथ 2 लीटर मेलाथियन 50 ईसी को 100 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें। मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट, माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी व थ्रिप्स कीट की निगरानी करते रहें। ये कीट पौधे की पत्तियों, कोमल टहनियों, फूल व अपरिपक्व
फलियों से रस चूसते हैं और सफेद मक्खी पीला मोज़ेक रोग को फैलाने का काम करती है। इन कीटों का प्रकोप दिखाई देने पर बचाव के लिए मेलाथियान 50 ईसी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर दर से फसल में छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट द्वारा भारी नुकसान होता है। इस कीट के नवजात एवं एडल्ट दोनों ही पत्तियों पर चिपक कर रस चूसते हैं। इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। साथ ही साथ भिंडी की फसल में माइट कीट की भी निगरानी करते रहें। रोपाई के लिए गजेंद्र किस्म अनुशंसित है। ओल की कटे कंद को ट्राइकोडर्मा विरिडी दवा के 5 ग्राम प्रति लीटर गोबर के घोल में मिलाकर 20 से 25 मिनट तक डुबो कर रखने के बाद कंद को निकालकर छाया में 10 से 15 मिनट तक सूखने दें। उसके बाद उपचारित कंद को लगाएं ताकि मिट्टी जनित बीमारी लगने की संभावना को रोका जा सके। गर्मी वाली सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी, कद्दू और खीरा की फसल में आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करें। दुधारू पशुओं के रखरखाव एवं खान पान पर विशेष ध्यान दें। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए साफ दाना हरे एवं शुष्क चारे के मिश्रण के साथ खिलाएं। इनके आहार में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं एंटीबायोटिक का समावेश करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम आपके कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव कल्याणपुर जिला लातेहार के लक्ष्मीकांत ने। आपने जीवामृत बनाने की विधि और प्रयोग के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसे कि जीवामृत की बात हम कर रहे हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो प्राकृतिक खेती है उसके जो 4 स्तंभ हैं उनमें से जो एक स्तंभ है वो है जीवामृत। और जो जीवामृत है उसका महत्व ये है कि ये पोषक तत्व प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्राकृतिक खेती में। किसान भाई अधिक पैदावार की चाह में खेती में रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। रसायनों के उपयोग से जाने अनजाने में हम भरपूर मात्रा में जहर का सेवन कर रहे हैं, जो धीरे धीरे मानव प्रजाति में बड़े पैमाने पर बीमारियों को जन्म दे रहा है। रासायनिक उर्वरकों के लगातार उपयोग से किसान भाइयों का खर्च तो बढ़ता ही है, साथ ही वे अपनी जमीन को धीरे धीरे बंजर करते जा रहे हैं। इन सब समस्याओं का हल बेहद ही आसान है और वे है जीवामृत। इसे किसान अपने घर में ही बिना किसी खर्च के बड़ी आसानी से बना सकते हैं और फसलों में उपयोग करके लागत को कम करने के साथ ही अच्छी गुणवत्ता की पैदावार ले सकते हैं। और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और कुछ ही सामग्री जो कि आपके घर में अवेलेबल है, जो आपके गांव में अवेलेबल है, उससे हम इसको बना सकते हैं। तो 1 एकड़ के लिए जब जीवामृत हम बनाते हैं तो उसमें हमें चाहिए 200 लीटर पानी। 200 लीटर पानी के साथ हमें चाहिए 10 kg आपका देसी गाय का गोबर, फिर 10 लीटर हमें चाहिए देसी गाय का गौमूत्र और 2 किलो चाहिए हमें बेसन, 2 किलो चाहिए हमें गुड़ और 1 किलो ऐसी मिट्टी जिसे हम ऐसी मिट्टी जो कि हम बरगद के पेड़ के नीचे से या पीपल के पेड़ के नीचे से लें, जहाँ पर कोई भी रसायन का इस्तेमाल ना किया गया हो। तो ये जो 6 सामग्री है ये चाहिए होती है आपकी जीवामृत बनाने के लिए। बनाना कैसे है, आपको एक प्लास्टिक का कंटेनर लेना है जिसमें 200 लीटर पानी आपका आ जाए। तो आपको उसमें 200 लीटर पानी भर लेना है और पानी भरने के साथ आप में उसको क्या करना है, 10 जो किलो आपका देसी गाय का गोबर है उसमें घोल लेना है। और ये यहाँ पर बात याद रखने वाली है कि जो गोबर है वो जितना ताज़ा होगा वो उतना अच्छा होगा जीवामृत बनाने के लिए। फिर उसके बाद आप जो 10 लीटर आपका गौमूत्र है उसको उसमें मिला दीजिए। फिर अलग से थोड़े से पानी में आप क्या कीजिए कि बेसन, जो 2 किलो बेसन है उसका घोल बनाकर जब वो पूरी अच्छी तरह से मिश्रित हो जाए
उसको फिर उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। और उसके बाद जो हमारा गुड़ है 2 किलो वो भी हम उसमें मिला देते हैं, और जो 1 किलो आपकी जो सजीव मृदा है उसको भी हम उसमें मिला देते हैं। अब मिलाने के बाद इसे अच्छी तरह आपको घुमा लेना है, और घुमाते हुए आपको ये चलाते हुए याद रखना है कि जो इसकी दिशा होनी चाहिए वो दिशा होनी चाहिए घड़ी की जो सुई होती है उसकी दिशा में इसको आपको घुमाना है। और आपको 72 घंटे के लिए, मतलब आपको 3 दिन के लिए इसको ऐसे ही सड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। और इसके जो आपका जो ड्रम आपने लिया है उसको हमें ढक देना चाहिए, और ढकने के लिए या तो कपड़ा या फिर आपका जो टाट का बोरा हो जिसमें से कि आपकी हवा आर पार जा सके। कभी भी हमें इसे इस तरह के ढक्कन से बंद नहीं करना चाहिए जिससे कि इसकी जो अंदर विषैली गैसें हैं वो बाहर ना निकल पाए, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब इसकी बात करते हैं कि इसको उपयोग कैसे करना है। तो जीवामृत का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, जब आप बुआई कर रहे हैं किसी फसल की या आप अपनी भूमि तैयार कर चुके हैं, तो 200 लीटर जो जीवामृत बना है उसका हम 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव करने के लिए या तो आप क्या कर सकते हैं, इसे जो आपका सिंचाई का पानी है जहाँ से जा रहा है उसके साथ मिलाकर भी इसको छोड़ा जा सकता है, या फिर आप क्या कर सकते हैं किसी फुहारे की हेल्प से या आपका हजारा की हेल्प से इसको छिड़काव कर सकते हैं, या फिर बाल्टी में लेकर आप इसको क्या कर सकते हैं अपने छोटे छोटे जो मग्गे हैं उसके हेल्प से भी इसको बिखेर सकते हैं। और उसके बाद 21-21 दिन के अंतराल पर इसका स्प्रे किया जाता है। तो 13 लीटर पानी और 2 लीटर जीवामृत जो कि आपका कपड़े से छना हुआ होना चाहिए उसे डालकर आप क्या करें, अच्छे से मिला लीजिए, और नैपसैक स्प्रेयर के मतलब उपयोग कर आप अपनी पौधे के ऊपर इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।